मौत होने लगी है और कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। मुझे बड़ी दुख है, पीड़ा है पांडे जी के साथ जो अभी हुआ लखनऊ में। मुझे बहुत दर्द, मैंने उनकी पीड़ा को, उनके परिवार की पीड़ा को उठाने का काम किया। मुझे बहुत तकलीफ है, उनकी संख्या कम है, उनकी बात उठाने वाले लोग कम है, मुझे उनके लिए बहुत तकलीफ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनकी तकलीफों को सुनते हुए उनके परिवार को बुलाया, उनकी पीठ पे हाथ रख कर विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं। उनकी 10 लाख रुपए की मदद भी की, कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लेकिन वहीं अमन सोनकर रहता है, बहुत थोड़ी सी दूरी पर, लेकिन अमन सोनकर उनके परिवार को नहीं बुलाया। उसकी भी पुलिस द्वारा हत्या हुई, उसके परिवार ने बताया। बड़ा चर्चित विराम उस परिवार के घर भी गया, लेकिन उसको मुख्यमंत्री जी से नहीं बुलाया। अब क्यों नहीं बुलाया तो मुख्यमंत्री खुद बता सकते हैं। पहले उनके यहाँ कहा जाता था, जो उनके यहाँ आते थे उनकी जन सुनवाई में कि नहा धो के आया करो। अब पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता कि लखनऊ में रहते हुए मुख्यमंत्री जी को अमन सोनकर का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों उस परिवार के मुआवजे की बात नहीं हुई, क्यों उनकी पीठ पे हाथ नहीं रखा गया। बात तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो बात तो पूरे हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या आज भी एससी हिंदुत्व का ऐसा नहीं है? आपके तथाकथित हिंदुत्व का ऐसा नहीं? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुझे आना चाहिए था फतेहपुर बहुत दिन पहले, क्योंकि बहन प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला है। आज इसका परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मैंने वादा किया था, मेरे आने के पीछे कारण था कि मुझे बहन प्रिया मौर्य के परिवार से मिलना है। आज मैं मिलूंगा उस परिवार से, लेकिन मैं मिला शिवम कोरी के परिवार से, जिसके नखून खींच लेंगे। आपको जान कैसे होगा कि सिस्टम काम कर रहा है। मैंने पूछा अभी अधिकारियों से, समाज कल्याण अधिकारी को फोन करके पूछा, एसपी को फोन करके पूछा। आपको जान के डर लग जाएगा कि कानून कहता है कि एससी का जब मुकदमा दर्ज होता है तो कंपनसेशन का जो मुआवजा, जो कंपनसेशन है वो परिवार को मिलना चाहिए। आप देखो 3 महीने हो गए घटना को, चार्जशीट तक लग गई है, 1 पैसे की मदद उस परिवार की नहीं हुई, शिवम कोरी के परिवार की। मैं इस बात का गवाह हूं, क्योंकि मैंने अधिकारियों से पूछा, तो मैंने पूछा क्यों राहत दो, उसको क्या हुआ, क्या हुआ, क्या पैसे नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास? ये पैसे दलित पिछड़ों के हक अधिकारों के लिए नहीं है, उनकी हिस्सेदारी के लिए नहीं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके प्रशासन के अधिकारी, उनके पुलिस के अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। उस बच्चे के 5 नखून उतार लिए, 5 नखून। क्या है उत्तर प्रदेश की सरकार पर जवाब? मुझे आना चाहिए था, क्योंकि कल भाई दिलीप सैनी जी के परिवार में, उनके घर में घुस के अभी 2-3 दिन पहले उस पत्रकार की जो हत्या कर दी गई, और अभी तक उसके मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उनका जवाब मांगने के लिए मुझे आना चाहिए, क्योंकि वो पत्रकार सच की आवाज उठा रहा था। अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, और अगर वो बैंक में काम करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो जनता से सवाल पूछेगी, और अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो ये गुंडे उसकी जान ले लेंगे। उसके परिवार का हिसाब मांगने मुझे आना था, उस परिवार के आंसू पूछने मुझे आना था, उसको न्याय दिलाने के लिए मुझे आना था। मैं आपके बीच में हूं, और मैं कहना चाहता हूं, अभी तो 2 ही पत्र जारी हुए हैं। अभी तो पूछा जाएगा सरकारी ठेकों में एससी एसटी ओबीसी को क्या हिस्सेदारी सरकार दे रही है, या इनके मुखोटे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो मंत्री बनाए हैं, ये फिर भी समाज की वोटें लेने का काम कर रहे हैं। इस बात का जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। अभी तो जातिवार जनगणना पर सवाल पूछा जाएगा कि जातिवार जनगणना कब शुरू करा रहे हो। अभी तो बहुत सब कुछ पूछना है। अभी तो ये भी पूछना है कि आपने प्रधानमंत्री जी 2014 की सरकार में आने से पहले कहा 2013 में कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करोगे। वो मंडल सभी कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? मैं तो पूछना चाहता हूं, जातिवार जनगणना कब होगी, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कब होगी? और अभी तो गौर से सुनना, अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है। मेरी बात को आप याद, आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में, तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेकर दिखाएंगे सरकार। और अगर ये वास्तविकता में बहुजन समाज ठान ले, तो मैं लिख के देता हूं, किससे मांग रहा भाई? लोकतंत्र है, जिसके पास वोट है उसकी ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके कलम में अधिकार है, और जिसके पास अधिकार है उसकी कलम में इतनी पावर है कि कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, बस कलम चलाओ, अधिकार ले लो। ये देश अभी संविधान से चल रहा है, मौका है आपको, अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट हो जाओ, और एकजुट होके मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा, जो साथी यहां बैठे हम सबका। लेकिन मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, मैं अपनी बात रख के चला गया,
मुझसे पहले अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अपनी बात चले गए, आप घर जाके सो गए, उसी गड्ढे में कर गए। इससे कैसे बदलाव होगा? जब तक आप सिपाही बन के, समर्पित कार्यकर्ता बन के गांव गांव जाके भाईचारा कायम नहीं करोगे, तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी? भाई बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, उनको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेगा तो दुश्मन करेगा। दुश्मन का अपनी विचारधारा में उनको लेके जाएगा। हमें चाहिए कि हम उनसे पहले उन तक पहुंच के उनको निकाल के इस मुक्त, समतावादी, समानतावादी, मैत्रीवादी, इस अधिकारों के साथ आत्म सम्मान के साथ जीने वाली विचारधारा में लाने के लिए उनको तैयार करें, उनको सच बताएं कि सच क्या है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक पत्र मेरे पास है, आंगनबाड़ी बहनों का, शायद यही कहीं बैठी है, उन्होंने मेरे पास पत्र दिया है। मैं उनको विश्वास, आपने पार्लियामेंट में सुना भी होगा, मैंने आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि की मांग उठाई, मैंने भोजन माताओं की वेतन वृद्धि, मैंने आशा बहनों की वेतन वृद्धि, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये निकम्मी सरकारों को पहले तो हम नाक में दम कर देंगे, और अगर ये फिर भी नहीं मानी तो मैं आपको वचन देके कहता हूं, मेरी बात याद रखना, हमें मौका मिलेगा तो मिनिमम 21,000 रुपए वेतन हम जो है आशा आंगनबाड़ी बहनों को दिलाने का काम करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैंने पीआरटी के जवानों की आवाज उठाई, होमगार्ड भाइयों की आवाज उठाई, मैंने चौकीदार भाइयों की आवाज उठाई, मैंने ग्राम सेवकों की आवाज उठाई, मैंने पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों के 8 घंटे, और मैं लिख कर देता हूं, ये पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं, 2 साल के अंदर आप देखना हमारा काम चल रहा है। जिस दिन तक पार्लियामेंट में गए हैं उस दिन से लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं, और आप देखना, मैं आज नहीं कहता, अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा, और 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग पुलिस के साथ भी करा के रहेंगे। इस बात का भी मैं आपको सप्ताह में एक दिन छुट्टी के लिए भी हम लोगों ने जो है उस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट बन रही है उसमें प्रस्ताव रखा है, और ये जो वेतन विसंगति आपकी उसको भी दूर कराने का, और जो बॉर्डर स्कीम है इसको भी खत्म कराने का प्रस्ताव हमने रखा है। हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई अमरेंद्र यहां बैठा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सच्चाई ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे दलित पिछड़े वर्ग के कई साल से खून के आंसू रो रहे हैं, और आंदोलन करने जाते हैं तो लाठियों से पीटते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, आंसू भी निकालने नहीं देते, वापस उठा के भेज जाते, कभी जेल भेज देते हैं। अभी इनको जेल भेज दिया, मेरे पास संदेश आया कि मैं इनको जेल भेज दिया है। भेज दिया था, आगे कुछ कर रहे थे, भेज दिया था, फिर खबर आई कि बहुत मुख्य धारा लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने ट्वीट करके कहा कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को परेशान करने का काम करोगे तो मैं लखनऊ में आके बैठ के धरना देने का काम करूंगा। फिर रात को मुझे खबर आई कि इनको छोड़ दिया गया है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, पुलिस की भर्ती का घोटाला उसके बाद हम लोगों ने उठाई, फिर जब वो भर्ती 6 महीने में कराने की बात की गई थी और नहीं कराई, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अभी सफाई कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, अभी लेटर आए कि नियमित कर रहे हैं, उसके नियमितीकरण की आवाज मैंने उठाई और शहरी विकास मंत्री को मैंने पत्र लिखा। लगातार जिसकी समस्या मेरे पास आती है, हमारे किसी भी माध्यम से संगठन के उनके आवाज को उठाने काम करता हूं। और अभी तो 2 ही सेशन हुए। कल मुझे किसी ने कहा, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई वो आपके मामले एमपी कोर्ट में चले गए हैं, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा भाई आज ले लो मेरी सस्ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सड़क का आदमी हूं। वहां तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं पार्लियामेंट में हूं, लेकिन मैं तो सड़कों पे काम करना चाहता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप याद रखना, जनवरी फरवरी खत्म होने दो, मार्च से शुरू करेंगे, 15 मार्च से 16 मार्च से, आप मेरी बात को याद रखना। और उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जहां नहीं जाएंगे, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक तहसील तक पहुंचने का काम करेंगे। और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए। आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने अपने हैसियत को जानते हैं। आप कैसे रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में लिटाओगे तो गीले में रहेंगे। कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये बात जरूर है कि आपके बीच में आएंगे कि आप इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बुलडोजर और तमाम तरह से जो परेशानियां आपके सामने खड़ी की जा रही, आप ये देखिए, ये बुनियादी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 70 साल पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में, देश में कई जगह
जिनके पास जमीनें नहीं थी वो स्थापित हो गए हैं। आजादी से भी पहले जो वहां रह रहे हैं, आज इनके मकान पक्के बन गए, नए नए ऑर्डर आते हैं कि भाई ये बस्ती तो अवैध है, इसको खाली करो खाली करो। सरकार का काम बसाने का होता है, सरकार का उजाड़ने का नहीं होता। क्योंकि जहां दलित पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहीं की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। जहां इनके चहेते रह रहे हैं वहां की बस्तियों को छुआ नहीं जा रहा है। ये लखनऊ में भी हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, मेरी इस बात पे गौर करना। एक बार ऐसे ही सभा में उनके एक अनुयायी ने पूछा कि भाई गुरुजी हम इतना संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें सुख शांति का जीवन क्यों नहीं मिलता? गौर करना नौजवान, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, इस पे गौर करना। तो सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानु सुखी बसनु शुक्र है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि भाई अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो दो ही रास्ते हैं, जीते जी सुख शांति मिलेगी, स्वराज माही अपने राज में अपना राज लाओ, और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। नीरज भाई कह रहे थे कि गया हुआ बताता नहीं, क्या कहते भाई, मरा हुआ आता नहीं, जिंदा जाता नहीं और मरा हुआ बताता नहीं। तो सुख शांति चाहिए, जीते जी तो राज लाना पड़ेगा, बिना राज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी कह गए हैं कि पॉलिटिकल पावर का मास्टर की आपकी सारी समस्याओं का सत्ता है, सत्ता लाओ, राज लाओ, तभी जाके बदलाव होगा। और जब उनसे पूछा गया कि राज कैसा होना चाहिए, राज तो अभी भी चल रहा है, डबल इंजन की सरकार का, तीसरी बार का राज तो अभी चल रहा है। राज कैसा होना चाहिए, इस बात को भी सुनो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े से सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और छत ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ा सके, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी के लिए मोहताज हो, सब लोग बराबर हो, ऐसा राज आना चाहिए। और 600 साल पहले उन्होंने हमारे पार्लियामेंट में कहा था, 600 साल पहले उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज लाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ना आगड़े की बात की, ना पिछड़े की बात की, ना छोटे की बात की, ना बड़े की बात की। सबके लिए उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो।